दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। और आज के स्पेशल शो में हम चर्चा करेंगे बुलियंस की, गोल्ड सिल्वर की, जहां पर लगातार हमने तेजी देखी है और इस साल की शुरुआत से ही रिकॉर्ड हाईज बनते हुए दिखाई दिए हैं। वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं बुलियंस को इस समय। एक तरफ डॉलर इंडेक्स की मजबूती, राइजिंग ट्रेजरी यील्ड्स, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ थ्रेट्स, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में क्या आगे की चाल भी तेजी की तरफ ही रहेगी? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की? इस पर करेंगे फोकस और मदद करेंगे हमारे पैनलिस्ट, क्योंकि आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं क्वांटम एएमसी के सीईओ चिराग मेहता, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर भार्गव वैद्य, नर्मल बंग सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह और साथ ही फोरसाइट बुलियन इंडिया के फाउंडर विराज डिडवानिया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। सबसे पहले तो इनफैक्ट जो ट्रंप की तरफ से डेवलपमेंट लगातार हो रही है उस पर ये कमेंट ले लेते हैं। चिराग, आपकी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? हर रोज हम टैरिफ थ्रेट के डर से गुजर रहे हैं। अब चाइना पर एडिशनल टैरिफ की बात हो रही है, मैक्सिको पर 25% टैरिफ की बात हो रही है। एक चीज तो क्लियर है कि शायद जो सेफ हेवन बाइंग हमने स्पेशली गोल्ड में बनते हुए देखी है, उस तरीके का ट्रेंड शायद आगे भी देखने को मिले। कैसे देखते हैं आप इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को और उसका एक रेस्पेक्टिव इम्पैक्ट गोल्ड पर? मेरे हिसाब से एक कंसेंसस बना हुआ है कि ये जो टैरिफ्स है एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है जो यूएस ने पॉलिसी मेकिंग में हमने देखी है। सो ओवरऑल अनसर्टेनिटी इसके वजह से शॉर्ट टर्म में रहेगी, बट इट विल ऑल सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा गोल्ड में बाइंग हमने आते हुए देखा है, थोड़ा सा टेक्निकल रिलेटेड बाइंग आते हुए देखी थी इन टर्म्स ऑफ जो गोल्ड हम मूव होते हुए देख रहे थे फ्रॉम लंदन टू यूएस। सो उसके वजह से हमने थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखा था गोल्ड में ओवरऑल। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है गोल्ड में। ये जो अनसर्टेनिटी है आई थिंक शॉर्ट टर्म में प्ले आउट होगी, इस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा गोल्ड में। बट लॉन्गर टर्म ये सब सेटल होते हम आगे देखेंगे, क्योंकि यूएस पे भी इसका टैरिफ्स का इम्पैक्ट है। इट्स नॉट दैट यूएस इज इम्यून फ्रॉम दीज टैरिफ्स। जब भी टैरिफ्स लगाएंगे तो उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है ओवरऑल। सो आई थिंक उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि इट कुड बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर। सो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए कि दे कैन गेट अ गुड बार्गेन फ्रॉम अदर इकोनॉमीज, वही यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है उनकी। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी एंड इन टर्म्स ऑफ उसका इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। मगर ओवरऑल जो ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म जो हम देख रहे हैं, एक जब भी यूएस या कोई बड़ी इकोनॉमी अपनी जीडीपी कम शेयर करना चाहती है दूसरे लोगों से, और वो जो रिजर्व करेंसी होती है वहां पे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होते देखेंगे हम। सो जैसे यूएस डॉलर एज अ परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स ऑफ अदर कंट्रीज या एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट्स, वो हम कम होता हुआ देखेंगे। और ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन का जो ट्रेंड है गोल्ड में वो जारी रहेगा बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज जो यूएस अपना रही है। सो शॉर्ट टर्म आई थिंक थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, देन वी कैन सी सम इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, और वहां पे थोड़ा सा गोल्ड में इंटरेस्ट कम हो सकता है। एंड देन अगेन लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है अभी भी इंटैक्ट है गोल्ड में। अच्छा मिस्टर वैद्य, जब जैसे चिराग भी कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, अगर हम टिल नवंबर दिसंबर भी देखें तो ये एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि इतनी तेजी से गोल्ड के प्राइसेस सिर्फ जनवरी में या मिड फरवरी तक इतना इंक्रीज हो जाएंगे। और जितने भी ट्रिगर्स की हम बात कर रहे हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, फिर चाहे वो ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज हो, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट हो, ट्रेजरी यील्ड्स में जिस तरीके के प्राइसेस हमने सर्ज होते हुए देखे हैं। दूसरी तरफ जैसे चिराग भी मेंशन कर रहे थे, इन्फ्लेशन, रिसेंट इन्फ्लेशन डेटा ड्यू है, लेकिन फेडरल रिजर्व ने जैसे हिंट किया है कि 2025 में मॉडेस्ट कट होंगे, तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अब इन सभी फंडामेंटल्स को मिलाकर देखें तो आपकी राय क्या रहेगी? जब हम लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ कैलेंडर 2025 की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके प्राइस मूवमेंट को लेकर और इन तमाम ट्रिगर्स को लेकर? देखिए, तमाम ट्रिगर्स को लेकर हम एक आशा कर रहे हैं कि थोड़े सेंस सब जगह वर्ल्ड में प्रिवेल करेगी। हम मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात करें, इजराइल और हमास की बात करें, या हम यूक्रेन और रशिया की बात करें, और जैसे होता है कि प्रायोरिटी जो लेटेस्ट न्यूज होता है उस पर ज्यादा आ जाती है। जैसे हम आज बात कर रहे हैं तो खाली ट्रंप की पॉलिसी के लिए बात करें, मगर ये तीनों ट्रिगर के हिसाब से गोल्ड में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई है।
हमास इसराइल और यूक्रेन रशिया, ये जियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, और जो अपना ट्रेड डिस्टर्बेंसेस विच हैज बीन थ्रेटन्ड, जैसे चिराग ने बहुत अच्छी तरह कहा कि ये एक टेक्टिक है नेगोशिएशन की। ये सभी चीज की एक इफेक्ट हुई है गोल्ड पे, जिसके लिए एक लॉन्ग टर्म जो बुलिश नेचर था उसमें एक बहुत बड़ा स्पाइक आ गया। तो मुझे आई डोंट नो वेदर करेक्ट वर्ड है, मेरी आशा है या मैं धारता हूं, वो दोनों में नहीं है, शायद मेरी आशा ज्यादा है कि एक $250 to $300 का करेक्शन आए, और जो एक सडन स्पाइक हुई है $350-400 की, उसमें एक करेक्शन आएगा और हम गोल्ड को एक लोअर ट्रेंड में आप 2600 to 2650 के करीब देख सकेंगे ये साल में, और रुपी टर्म्स में भी आप एक $4-5 की करेक्शन देख सकते हैं। तेजी तो सिल्वर में भी बनी है, हालांकि उतना तेजी से नहीं बढ़ा है आगे जितना हमने गोल्ड में तेजी आते हुए देखी है। सिमिलरली जो नियर टर्म में हमने प्राइसेस भी थोड़ा हल्के होते हुए देखे, सिल्वर के उतने नहीं हुए हैं। लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस ये थी अब से कुछ महीने पहले कि शायद इस साल सिल्वर एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, जो सो फार तो देखने को नहीं मिला है। अब कैसे आप देखते हैं सिल्वर को? आपने काफी कुछ तो बोल ही दिया। गोल्ड हैज आउट परफॉर्म सिल्वर। तो ईटीएफ में जब हम बात करते हैं तो इनफ्लोज ज्यादा सिल्वर में आ रहे हैं, गोल्ड में कम आ रहे हैं। More and more investors are choosing to invest in silver than to invest in gold. और जब हम फिजिकल का बात करें तो फिजिकल चांदी में एटलीस्ट ये फरवरी महीना काफी स्लो रहा है। ज्यादा फुटफॉल्स नहीं आए हैं दुकानों में, और जो आ रहे हैं वो भी अपना चांदी लेके आ रहे हैं। तो ओवरऑल फिजिकल डिमांड तो काफी स्लो रहा है। अभी अगर आप प्राइस का पूछोगे मुझे, तो मेरा अंदाज है कि अगले महीने 1.5 महीने में थोड़ा सा बेरिश है, पर 3 से 6 महीने में अक्रॉस द मार्केट सब बोलते हैं कि चांदी का भाव ऊपर जाना चाहिए। अच्छा कुणाल, आपकी राय क्या है? जो $3200-3300 के टारगेट्स की हम अभी बात कर रहे थे, आपने कुछ अपने टारगेट्स गोल्ड के रिवाइज किए हैं क्या? और साथ ही साथ गोल्ड के साथ साथ सिल्वर पर भी अपना व्यू दीजिए, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस ट्रेंड हमने रिसेंटली देखा है, अब यहाँ से क्या व्यू है? जी, मेरा जो गोल्ड का टारगेट था वो 3000 और मैक्सिमम ऑन दी अपसाइड $3050, जो पूरे साल में तेजी होनी चाहिए थी वो तेजी 2 महीने में ही हो गई है। सो दूसरा चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गोल्ड के लिए, सो $3000 पे हमको $3000 के लेवल पे देखना है क्या सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली वो लेवल पे बाय करने आती है या नहीं। सो मेरी राय में 2800 2780 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए फिर से गोल्ड का, और अपसाइड में बहुत एग्रेसिव 3200-3300 के टारगेट रखने से रियलिस्टिक टारगेट में रख रहा हूँ $3000-3050 का। एज फार एज सिल्वर की बात करेंगे आप, तो सिल्वर मुझे ऐसा लग रहा है कि हैज अ बेटर chance to outperform gold going forward. May take a while, but ये 92-93,000 में सिल्वर इज अ वैल्यू बाय। 88 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और धीरे धीरे 98,000 1 लाख 2-3 महीने में, और ये साल में आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी सिल्वर समवेयर सेटलिंग एट 1,05,000 और 1,10,000। सो मैं सिल्वर पे ज्यादा बुलिश हूँ एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। मेरिट डिमांड और सप्लाई से मेरिट सिल्वर का ज्यादा है एज ऑन टुडे। सो ये जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं उसके कारण चाइना का ग्रोथ खराब होगा टेम्पररी, ये सब चीजों से थोड़ा सिल्वर प्रेशर में है, बट डीप वैल्यू सिल्वर में है। सो ये जो फॉल है, करेक्शन है, उसमें सिल्वर अक्यूमुलेट कीजिए, और गोल्ड नीचे में $2820 के आसपास फिर से आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो बड़ी मंदी, बड़ा क्रैश नजर नहीं आ रहा है, और अपसाइड म्यूटेड 3050, क्योंकि मेजर एक्शन 15% तो हमने साल के स्टार्ट में बढ़ते हुए देख लिया है। तो अभी यहाँ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट करना कि गोल्ड यहाँ से और 3300, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर 15% अपसाइड, थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह रहा हूँ। 3000-3050 रियलिस्टिक टारगेट है। ओके तो चलिए, तो टारगेट्स की बात हुई, एक ब्रॉडर आउटलुक दिया आपको
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कुणाल ने। कुणाल, आपसे नियर टर्म व्यू भी लेंगे, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी सोने चांदी के भाव को लेकर क्या राय है आपकी, लेकिन उससे पहले क्विकली एक राय चिराग की और ले लेते हैं। अच्छा चिराग, ये बताइए, अब जैसे जो तमाम पैनलिस्ट सब यही मानते हैं कि लॉन्ग टर्म जो ब्रॉडर आउटलुक है गोल्ड को लेकर वो पॉजिटिव ही है, तो अभी इन्वेस्टर्स को आप क्या सजेशंस दे रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को क्या सजेशंस दे रहे हैं? दो तरीके के इन्वेस्टर्स होंगे आई एम श्योर, एक वो जो अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं, क्या उन्हें थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए, और दूसरी तरफ वो जो अभी भी एंट्री जिन्होंने मिस कर दी है और आप प्लान कर रहे हैं, दोनों के लिए आपका सजेशन क्या है? जी, गोल्ड का एक रोल होता है पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन का, और ऐसे मार्केट में जब इक्विटीज गिर रहे हैं, गोल्ड ने अपना रोल अच्छे से निभाया है। एट सम पॉइंट इन टाइम आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करके देखना चाहिए कि आपके एलोकेशन स्क्यूड तो नहीं हो गए हैं, और अभी ये टाइम पे आपके एलोकेशंस काफी स्क्यूड हो गए होंगे क्योंकि इक्विटीज गिर रहे हैं, उनका एलोकेशन नीचे आ गया होगा, और गोल्ड बढ़ रहा है तो उसका एलोकेशन ऊपर हो गया होगा। सो आई थिंक एक अच्छा टाइम है रीबैलेंस करने का एलोकेशन, थोड़ा सा एट दिस लेवल और स्लाइटली हायर फ्रॉम हियर आप थोड़ा सा रीबैलेंस कर सकते हैं पोर्टफोलियो को, जहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड में आप सेल करके इक्विटीज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक एक अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो रिव्यू का। दोनों एसेट क्लासेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो आई थिंक एक रीबैलेंस कर सकते हैं, और जिनके पास एडिक्वेट एलोकेशन नहीं है, आई थिंक एक स्टैगर करके चलना बेटर स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर गोल्ड कंसोलिडेशन में जाने की काफी ज्यादा संभावना है। सो इस वजह से एक एलोकेशन आप स्ट्रेटेजिकली सिस्टमैटिकली आप करेंगे ओवर नेक्स्ट 1 ईयर, तो आपका जो इतना भी एलोकेशन कम है, एक साल के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन बना सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर द टू वेज, जिसके पास गोल्ड है वो रीबैलेंस कर सकते हैं, और जिसके पास गोल्ड नहीं है वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ बॉटम होगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, तो एक सिस्टमैटिकली एलोकेट करेंगे इक्वल प्रोपोर्शंस में वो नेक्स्ट 1 ईयर, आई थिंक वो अच्छी स्ट्रैटेजी होगी इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा प्रॉफिट भी लेने की जरूरत है, और स्टैगर्ड वे में बाइंग भी की जा सकती है, लेकिन वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस फिलहाल रह सकते हैं, साथ ही नियर टर्म आउटलुक भी लेंगे। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ है क्वांटम एएमसी के सीईओ चिराग मेहता, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्य, निर्बंग सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह और फोरसाइट बुलियन इंडिया के फाउंडर विराज डिडवानिया। आप सभी का फिर से स्वागत है। भार्गव जी, दो चीजें आपसे जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि अगर स्टैगर्ड वे में बाइंग करे भी तो बेस्ट ऑप्शन फिलहाल इन्वेस्टर्स के पास क्या है मौजूदा मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो से को लेते हुए हम ईटीएफ्स को सेंसिटिव देखते हैं, वहाँ पर यूजुअली जो परचेजेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो ईटीएफ्स चुने, फिजिकल बाइंग करें, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और साथ ही साथ सिल्वर को लेकर आपका आउटलुक क्या है प्राइसेस को लेकर? देखिए, अगर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का कोई भी स्ट्रेंथ आए तो इट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, और बाकी के लिए आपकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और आउटलुक के लिए गोल्ड ईटीएफ फॉर अ स्ट्रक्चर्ड प्लेयर वो सबसे अच्छा फॉर्मेट है, मगर आपको याद रखना चाहिए कि उसमें एक 1% का लोड आता है। अगर आपके पास आउटले हर एक महीने में बहुत थोड़ा है, तो एक नया प्रोडक्ट है जो अच्छे प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करे, डिजिटल गोल्ड, जिसमें अक्रॉस इंडिया काफी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज आप 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं। सो दैट वुड बी समथिंग के जो बहुत कम बजट हो वो उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करे तो एक पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है। और नॉर्मल केस है, जैसे मेरे सब कलीग्स है या पैनल पे, उनको इन्वेस्ट करना है तो शायद उनके लिए फिजिकल विल बी द बेस्ट, बिकॉज वो क्वांटिटी में कर सकते हैं। एंड फिजिकल में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप बिल के साथ कहां से ले, और इनपुट और आउटपुट में आपका कोई ज्यादा लॉस ना जाए। सो हर एक आदमी की कैपेसिटी के हिसाब से और साइज के हिसाब से दे कैन डिसाइड विच मॉड्यूल इज। फिजिकल इज वेरी गुड, डिजिटल इज रिप्लेसमेंट फॉर फिजिकल फॉर स्मॉल पीपल, एंड फॉर अ कॉर्पोरेट और अ वेरी स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट ईटीएफ इज द बेस्ट। ओके, अच्छा कुणाल, नियर टर्म व्यू आपका क्या है?
जैसे भार्गव जी ने भी मेंशन किया, चिराग ने भी मेंशन किया कि यहाँ से प्राइसेस नियर टर्म में शायद थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं या नीचे आ सकते हैं, पीक से थोड़ा हल्का ऑलरेडी हुए हैं। अगर हम गोल्ड सिल्वर दोनों को देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? सिर्फ नियर टर्म पर्सपेक्टिव से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि और कितना नीचे आने की प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है और ट्रेडर्स के लिए क्या सजेशन होगा? देखिए, ट्रम्प और वॉलेटिलिटी वो इट इज एज गुड एज द सेम। जब तक ट्रम्प है तब तक वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। नंबर 2, नियर टर्म में मुझे लग रहा है गोल्ड के प्राइसेस में प्रेशर बन सकता है। उसका बड़ा रीजन ये है कि रशिया और यूएस के बीच में रिगार्डिंग यूक्रेन ये जो पीस डील है वो होने वाली है। सेकेंड, अगर ये पीस डील होती है तो रशिया के ऊपर यूएस ने जो सैंक्शन लगाए वो कम हो गए। सो रशिया का $300 बिलियन का असेट फ्रीज किया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज किया है यूएस ने। तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएस और यूक्रेन के बीच में रेयर अर्थ मिनरल की डील होने वाली है। तो ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल कंसर्न प्रीमियम गोल्ड में बना था वो इरोड हो रहा है एज ऑफ नाउ। ये डील होने ही वाली है, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। सो नियर टर्म में गोल्ड में अपसाइड नहीं लग रही है। गोल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स 2850 2820। सो नियर टर्म में ये जो प्रेशर है दैट इज मोर टू डू विद डी एस्केलेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल प्रीमियम इन गोल्ड, नंबर 1। और दूसरा, गोल्ड इज मूविंग अप व्हेन एवरीथिंग इज मूविंग अप, गोल्ड इज गोइंग डाउन अलोंग विद एवरीवन। सो अभी यूएस भी नीचे आ रहा है, एशिया भी नीचे आ रहा है, निकाय नीचे आ रहा है, साथ में गोल्ड भी नीचे आ रहा है। सो ये दोनों, गोल्ड इज बिहेविंग मोर ऑफ लाइक अ रिस्की एसेट क्लास रेदर देन अ सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट। So with the market it goes up and with the market it goes down. So जो ट्रेडिशनल फैक्टर थे गोल्ड के, ये इंटरेस्टिंगली जब डॉलर इंडेक्स 109.80 मारा था तब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे गया था, और अभी जब डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तब गोल्ड भी वीक हो रहा है। तो जितने भी ट्रेडिशनल फैक्टर थे सब एट टॉस है राइट नाउ। अभी तो एक ही चीज चल रहा है, ट्रम्प की और ट्रम्प रिलेटेड वॉलेटिलिटी। सो ये टैरिफ बैरिफ भी उन्होंने डाला है, ये नहीं, मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम फेड होने से छोटा सा करेक्शन गोल्ड में नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है, वो कंटिन्यू है और कंटिन्यू रह सकता है। ओके अच्छा, विराज, जैसे आपने कहा कि नियर टर्म में तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं रही है सिल्वर में, बट क्या एंटिसिपेट करें कि यहाँ से पिकअप होगी जिस तरीके का आउटलुक है प्राइसेस को लेकर? दीपाली जी, सिल्वर और गोल्ड में थोड़ा सा फर्क है। अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में यूज होता है, जैसे सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में। तो वो जो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है वो काफी स्ट्रांग है। जो सेफ हेवन है, मैं मानता हूं जो बाकी पैनलिस्ट ने बोला कि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सेटल होने के डायरेक्शन में है। तो आई थिंक द सेफ हेवन डिमांड फॉर सिल्वर थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ लेके जाएगा, पर इंडस्ट्रियल यूज या तो स्टेबलाइज करेगा या ऊपर लेके जाएगा। तो आई एम बुलिश ऑन सिल्वर। अगले 3 से 6 महीने में ऊपर की तरफ ही जनरल सबका मानना है कि चांदी का भाव ऊपर ही जाएगा। अच्छा, एक लास्ट कमेंट चिराग आपसे, जैसे आपने कहा आपसे कुछ देर पहले कि पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने की जरूरत है, तो रीसेंट ट्रेंड्स आपने क्या नोटिस किए? क्या जब हम गोल्ड प्राइसेस में सर्ज देख रहे थे या फिर इक्विटीज में थोड़ा प्रेशर देख रहे थे, तो अगर हम ओवरऑल म्यूचुअल फंड ट्रेंड समझने की कोशिश करें तो क्या गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था? और एक आइडल पोर्टफोलियो की बात करें तो यूजुअली हम 5 से 10% बात करते हैं कि गोल्ड में एक्सपोजर रखे ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अभी भी रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को? जी, हमने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है लास्ट 1 साल में गोल्ड ईटीएफ्स में। करीब 15 लाख नए इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं। आज गोल्ड ईटीएफ्स के टोटल फोलियोज जो है अराउंड 65 लाख फोलियोज, 65 लाख इन्वेस्टर्स हो गए हैं, जो 10 साल पहले करीब 4-5 लाख थे। सो काफी अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है। और फ्लोज की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ के नए फ्लोज आते हुए देखे हैं हमने गोल्ड ईटीएफ्स में लास्ट 1 साल में। सो काफी अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है। जैसे अनसर्टनिटी बढ़ रही है या इक्विटी मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो वहां पे हमने पार्टिसिपेशन वो टाइम पे ज्यादा आते हुए देखा है। तो ये ट्रेंड हमें लगता है जारी रहेंगे। गोल्ड ईटीएफ से एक अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। टोटल AUM 51,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। सो ओवरऑल हम काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं गोल्ड ईटीएफ्स में। जब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांचेस कम हुए, आई थिंक लोगों को लगता है कि गोल्ड ईटीएफ्स ही एक अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्ट करने के लिए।
सो हम इंटरेस्ट ओवरऑल बिकॉज ऑफ अदर ऑप्शंस गोइंग डाउन या इंटरेस्ट इन गोल्ड बीन हाई, हमने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए देखा है। तो चलिए शुक्रिया आप सभी का, सभी पैनलिस्ट का इस शो में आने के लिए और हर पर्सपेक्टिव से राय देने के लिए, फिर चाहे वो फंडामेंटल्स हो, इन्वेस्टमेंट सजेशंस ही क्यों ना हो या पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात ही क्यों ना हो। आप सभी का शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए।